ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। झूठ बोलकर शादी तय कराई और यहाँ मुकर कर शादी तुड़वा दी। अगर हम वहाँ आपका साथ देते तो हमारे शौहर का साथ हमेशा के लिए छूट जाता, उनकी जान खतरे में पड़ जाती। अब क्या करोगी? अकेले में बात करना चाहेंगे आपसे। चलो। आप यहाँ यही बताने आए हैं कि जिंदगी की शतरंज में आप अभी कच्ची हैं। सूबेदार शरफुद्दीन को गुनहगार साबित करने के लिए आपने उन्हीं की बेगम बख्शी बानो को चुना। क्या सोचकर? बख्शी बानो एक मुगल है, वो बेगम जोधा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेगम जोधा, मुगल बेगम कभी भी अपने शौहर के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि हर मुगल बेगम अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन ये सब बातें आपसे करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये सब बातें आप समझेंगी नहीं। आपने इससे पहले हमारे मामले में शहंशाह के कान भरने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी आप नाकाम रही। याद आया आपको? लेकिन ना से हमें अपने इस बेटे पर, जो चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपनी इस बड़ी अम्मी पर कभी शक नहीं करेगा। कहते हैं दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन लगता है आपने ये कहावत नहीं सुनी थी, इसीलिए वही गलती कर बैठे। लेकिन एक बात का यकीन दिलाएं आपको, आपने ये जो गलती की है उसका नुकसान भी उठाएंगी आप। अब देखिए ना, आपकी बहन का रिश्ता तो होने से रहा, और बदले में आपने अपने और शहंशाह के रिश्ते को मुश्किल में डाल दिया है। क्या है, दरिया के बहाव के खिलाफ तैरने वाला अक्सर डूब जाता है बेगम जी। अगर इस वक्त आपने शहंशाह का साथ दिया होता तो आप उनकी नजरों में उठ जाती, लेकिन आप उनकी नजरों में गिर गई है बेगम जोधा। आप बस इतना ही कहने आई थी हमें? नहीं, हम तो ये कहने आए थे कि जब जलाल ने हम सबको कहा कि सुकन्या के निकाह में शरीक होने के लिए पूरे खानदान को आपके मायके आमेर जाना होगा, तब हम नाराज हो गए। हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब हम शहंशाह के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमने यहाँ आकर आपको अपने मायके में शिकस्त खाते हुए देखा है। आमेर आने का कुछ तो फायदा हुआ। खुदा हाफिज। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है जलाल? हाँ मेजान, हम आगरा जरूर वापस लौटेंगे। जलाल, जोधा बेगम का भी कुछ सोचो, वो हमारे खानदान का हिस्सा है। हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं मलिका आजम, लेकिन गुस्ताखी महफूज बेगम जोधा ऐसा नहीं समझती। उन्हें तो ख्याल भी नहीं है कि अपने शौहर की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या इज्जत है। अपने शौहर के साथ खड़े रहने की बजाय वो राजा अचल सिंह का साथ दे रही है। जोधा बेगम ने किसी की पैरवी नहीं की माँ। हम अगर ऐसा ही है तो फिर बख्शी बानो का नाम लेकर सूबेदार शरफुद्दीन के खिलाफ शहंशाह के कान क्यों भर रही थी वो? बड़ी अम्मी ठीक कह रही है अम्मी जान,
उन्होंने हमारी बहन को ढाल बनाकर हमारे बहनों को बदनाम करने की कोशिश की। जलाल पूरे मन से बेगम जोधा की बहन सुकन्या के निकाह में शरीक होने आए थे। मलिका आजम इतने सारे तोहफे लाए, अपने अजीजों को साथ लेकर आए, लेकिन बदले में बेगम जोधा ने उन्हें क्या दिया? उसी खानदान के खिलाफ वो खड़ी हो गई जिसमें उनका निकाह हुआ। मलिका आजम बेगम जोधा जलाल पर दबाव डाल रही है रतनपुर का किला राजवंशियों को देने के लिए। हम क्षमा चाहते हैं, आप लोगों की वार्तालाप में हमने विघ्न डाला, परंतु जो कुछ हुआ है उसी के लिए हम क्षमा मांगने आए। शहंशाह, हमें हमारी भूल का एहसास हो गया है। ये भूल नहीं है बेगम जोधा, ये गुनाह है। और कोई भी बेगम अपने शहंशाह के खिलाफ खड़ी नहीं होती, ये बेगम का फर्ज नहीं है। महामंगा जी, हम स्वीकार करते हैं, अब जो भी कह रही है सच कह रही है। आपने हमें कक्ष में आकर जो कुछ भी समझाया उससे हमें हमारी भूल का एहसास हुआ। और सही तो है, अब आगरा हमारा पहला परिवार है, आमेर नहीं। और हमारा धर्म बनता है कि हम अपने परिवार का साथ दें। बड़ी अम्मी, हम आपसे आयु में छोटे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारी भूल बताई। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि शहंशाह अपना किला धवलगढ़ वालों को दे। अपने ही पति से की गई अनुचित मांग का हम समर्थन नहीं कर पाएंगे, भले ही वो मांग राजवंशियों ने क्यों न की हो। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। शरीफुद्दीन जी साहब, हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं कि हमने आपको दोषी ठहराया। शहंशाह, हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं। हमारे कारण बख्शी बानू को इस बात आपके समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा जिससे उनके मन को ठेस पहुंची। हम आशा करते हैं कि हमारा पूरा परिवार हमें क्षमा कर देगा। ये सच है कि हम चाहते थे कि सुकन्या का विवाह ना रुके, परंतु यदि उसके कारण कोई हमारे परिवार पर, हमारे पति पर, की अम्मी जान और बहनों पर उंगली उठाए, ये हमें स्वीकार नहीं। इसलिए आपके हर निर्णय में हम मन से आपके साथ हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि आपको किसी के भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मूल्य पर आप अपना किला अचल सिंह जी को नहीं देंगे। यदि इसके कारण बारात लौटती है तो लौट जाए। हमें विश्वास है कि आप हमारी बहन सुकन्या के लिए कोई और योग्य वर तो ढूंढ ही लेंगे। हम अब पहले शहंशाह की बेगम हैं, बाद में आमिर की बेटी। शहंशाह का मन और शब्दों को महत्व देना हमारे लिए अधिक आवश्यक है। अतका साहब, हम रुखसत लेने से पहले राजा भारमल और अचल सिंह से मिलना चाहते हैं। जो हुक्म शहंशाह।
हम बहुत खुश हैं कि हमारा पैगाम मिलते यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए। हम आगरा वापस लौटने से पहले आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने हमसे रतनपुर का किला मांगा, हम बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन फिर हम जो काम शुरू करते हैं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ते, तो आज भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ आए थे राजा भारमल की बेटी की शादी करवाने के लिए, उसे करवा कर ही वापस जाएंगे। हमने कोई जुबान नहीं दी थी रतनपुर का किला देने के लिए, लेकिन हमने राजा भारमल को ये जुबान जरूर दी थी कि हम उनकी बेटी की शादी में शिरकत करेंगे और वो सारी रस्में निभाएंगे जो एक दामाद को निभानी होती है। हमने सुकन्या का रिश्ता विजेंद्र के साथ तय किया, तो सुकन्या की शादी विजेंद्र के साथ ही होगी। राजा भारमल जी, जिस तरह से आपकी बेटी हमारे खानदान का एक हिस्सा है, उस तरह से हम भी आपके खानदान का एक हिस्सा हैं। तो उस नाते हम आमिर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। हम इन्हें वो किला देने को तैयार है। अलगा साहब, ये हमारी शाही मोहर लगा रुका है। इस दस्तावेज में बात तस्दीक की गई है कि रतनपुर अब से आपका। यदि ऐसा है तो हमें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। अब रतनपुर पर कब्जा आपका हुआ, अब ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। हम चाहेंगे कि सुकन्या की डोली धवड़गढ़ के लिए ही रवाना हो, उसके बाद हम भी आगरा वापस लौट जाएंगे। राजा भारमल जी, धवलगढ़ की राजवधु को हम यहां से लेकर ही जाएंगे। इजाजत दीजिए। हम ये तो नहीं जानते कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि शहंशाह ने अपने फैसले को बदल दिया, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे बेगम जोधा, रतनपुर का किला राजा औचल सिंह को दिलवा कर आपने मुगल सल्तनत का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। शहंशाह की जंग जीतने की ताकत को कम कर दिया है आपने। बेगम होकर अपने शौहर के खिलाफ खड़ी हो गई यहाँ। अब हिंदुस्तान भर में यही पैगाम जाएगा कि मुगल सल्तनत के शहंशाह ने एक छोटी सी रियासत के राजा साहब के सामने अपने घुटने टेक दिए। पहली बात, शहंशाह ने घुटने टेके नहीं, बल्कि इस निर्णय के बाद उनका सर और भी ऊंचा हो गया। उन्होंने ये संबंध जोड़ा था, यदि ये टूट जाता तब अवश्य पूरा हिंदुस्तान उन्हें नीची दृष्टि से देखता। दूसरी बात, हम अपने पति के विरुद्ध नहीं गए, बल्कि हमने उन्हें अपने साथ कर लिया है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने ऐसा क्या किया, तो महामंगा जी, अनजाने में सही आपने हमें हमारी भूल का अनुभव करवा दिया। आपने हमें सीख दी कि हर बार हमें अपने पति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, और हमने अपनी भूल सुधार ली। हमने सोचा और पाया कि शहंशाह ईंट के प्रहार का उत्तर पत्थर से देते हैं और विनय का उत्तर और भी अधिक विनीत होकर वो बुरे के साथ बुरे हैं और भले के साथ भले। तो हमने सोचा क्यों हर बार हम अपने पति के सामने बुरे बने, इसलिए हमने भले बनने का निर्णय लिया। हमने बड़प्पन दिखाते हुए क्षमा मांगी और उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए दुर्ग दे दिया। हो सकता है बेगम जोधा इसमें आपकी फतह हुई हो, लेकिन शहंशाह की शिकस्त हुई है आपकी वजह से। शहंशाह का मन कौन पढ़ पाया है आज तक? उन्होंने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा। वैसे महामंगा जी,
हमें क्षमा कीजिएगा, विलंब हो रहा है। शहंशाह से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है हमें। आप मार्ग छोड़ेंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब सब लोग चाहिए जोधा बेगम अकेले में हमसे कोई गुफ्तगू करना चाहती। ये पूछना चाहते हैं ना कि हमने अचानक से रतनपुर का किला देने का फैसला कैसे कर लिया? हाँ, यही प्रश्न है हमारे मन में। शुक्र है हम आपके मन में उठे इस सवालों को समझने लगे हैं। अब आप हमारे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कीजिए। जब आपने वचन दिया ही नहीं था तो आपने अचल सिंह जी को दुर्ग देना क्यों स्वीकार किया? उसकी वजह है इज्जत जोधा बेगम। आपने हमारे लोगों को इज्जत बख्शी और इतिहास गवाह है जोधा बेगम की बड़ी बड़ी लड़ाइयां शहंशाहों ने इज्जत के खातिर की। बड़े बड़े समझौते इज्जत की वजह से हुए। आपने हमारे लोगों को इज्जत बख्शी, इसके बदले में आप लोगों की इज्जत रखना हमारा फर्ज था। और आप लोगों की इज्जत सुकन्या की शादी में थी और वो तभी मुमकिन थी जब हम रतनपुर का किला देते हैं। आपने ये त्याग सुकन्या के विवाह के लिए किया है? हम इस बात को नहीं मान सकते शहंशाह। अवश्य कोई और बात है। जिस दुर्ग के लिए भरी सभा में आपने तलवार खींच ली थी उसे आप इतनी सरलता से कैसे जाने दे सकते हैं? बहुत होशियार हैं आप जोधा बेगम। पर इतनी नहीं कि मैं मुकम्मल तौर पर समझ पाए। आप बस शाम खाइए जोधा बेगम, गुठलियां मत गिनी। रतनपुर का किले देने का फैसला हमने बतौर शहंशाह किया तो उसे शहंशाह की सोच तक ही सीमित रहने दीजिए। दिमाग पर जोर मत डालिए जोधा बेगम, आप कभी नहीं जान पाएंगी कि यहाँ क्या चल रहा है। अब बस चाहिए और जाकर शादी की तैयारियां कीजिए। आखिरकार हम दोनों को रस्में एक साथ निभानी है। अपने वालिद साहब को कह दीजिएगा कि उनके दामाद ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया है। आखिर शहंशाह ने किला क्यों दिया? हमने हौसला नहीं खोया। न जाने किस मिट्टी का बना है जलाल। हम जो सोचते हैं वो उसका उल्टा ही करता है। अरे बिना किसी शिकन के रतनपुर का किला दे दिया। अपना जोधा बेगम का रिश्ता टूटेगा ना उनकी बहन का। पता नहीं जोधा बेगम ने ऐसा क्या किया कि जलाल ने अपना फैसला ही बदल दिया। वो सब छोड़ो और ये सोचो कि जोधा बेगम को तुम्हारी ये चाल समझ में कैसे आई? उसकी हमें कोई परवाह नहीं आदम। अगर जोधा बेगम को हमारा खेल समझ आ भी गया तो भी वो कुछ साबित नहीं कर सकती। हमें होशियार रहना होगा। जोधा बेगम बहुत ही शातिर है। उसे कम आंकना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। हमारी जोधा को कम आंकना किसी की भी भूल हो सकती है मैनावती। वो मुगल सल्तनत की महारानी बनने की योग्य है क्योंकि उसकी सोच महारानी जैसी है। आप ठीक कह रही है मासा। सुकन्या के विवाह पर आए विघ्न टल गया जोधा की चतुराई की वजह से और अम्बे माँ की कृपा से। अम्बे माँ की विशेष कृपा हुई है धवलगढ़ पर वजेंद्र। रतनपुर का दुर्ग मिलने से धवलगढ़ शेष राजवंशियों और मुगलों दोनों से सुरक्षित हो गया है। मूर्ख हैं राजा अचल सिंह जी जो अपने राज्य को सुरक्षित मान बैठे। कायर कहीं के, युद्ध लड़ने की क्षमता है नहीं और एक दुर्ग पाकर अपने आप को अजेय मान बैठे हैं। यह भी नहीं सोचते कि जिस जलाल ने एक दुर्ग के लिए सबके सामने अपनी तलवार खींच ली थी उसने अचानक से अपना निर्णय क्यों बदला। अवश्य इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अचल सिंह जी को लगता है कि उन्होंने बाजी जीत ली किंतु वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि पासे अभी जलाल के हाथों में। पासे फेंक करके उसने सामने वाले को एक चाल से जिताया है किंतु बाजी वही जीतेगा।
शत्रु है, परंतु मानना पड़ेगा कि बहुत दूर की सोच है उसकी। इस सब के पीछे जरूर कोई गहन बात है। क्या है ये किसी को भी ज्ञात नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपने याद फरमाया हुजूर। हाँ अतिका साहब, जरा यहाँ गौर फरमाइए। इन चींटियों ने इस मिठाई के इर्द गिर्द इस तरह से घेरा डाला हुआ है जैसे इनके अलावा इस मिठाई को कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। आपकी बात समझ नहीं पा रहे हुजूर। अदगा साहब, आगरा से आते वक्त हमारे साथ कितने सिपाही आए थे? 5000 की फौज थी बादशाह। उन सबको फौरन रतनपुर की ओर रवाना कर दिया जाए। मगर वो आपकी हिफाजत के लिए हुजूर। अरे मुगल सल्तनत की हिफाजत के बारे में सोच रहे हैं अदगा साहब। हमने असल सिंह को वकीला तोहफे में दिया, अब उसे फिर से पता कर हासिल करेंगे। मगर हुजूर, इससे तो जोधा बेगम की बहन की शादी में मुश्किलात आ जाएगी। नहीं आएगी अदगा साहब। अब फौरन फौज को रवाना करें और सबको कहें कि वो आगरा वापस लौट रहे हैं। उस दौरान सुकन्या की शादी भी हो जाएगी, रुखसती भी, जिससे हमारी जुबान भी रहेगी और सुकन्या की शादी भी हो जाएगी। और उसके बाद हम फिर से अपने किले पर कब्जा करेंगे, जिससे लोग को ये पैगाम मिलेगा कि मुगल सल्तनत पर दबाव डालना और शहंशाह से जबरदस्ती कुछ लेना नामुमकिन है। हम समझ गए हुजूर। आपके हुक्म की फौरन तामील होगी।